अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, कल की तरह आज भी मैं जरा ये आरएसएस से मुखातिब होना चाहता हूं। कल बड़ी तकलीफ हो रही थी आरएसएस वालों को और मोदी की पार्टी को, जिन्हें शायद वहां पे भगत भी बोला जाता है। मतलब बिल्कुल जिसे तुम बोलते हैं ना, वो अंधविश्वास वाले, जो बिल्कुल जो मोदी कह रहा है वही जिंदाबाद, वही सब कुछ ठीक है और कुछ देखना ही नहीं है। एक बबल के अंदर बंद हो और तुम्हें सिर्फ वही नजर आता है जो तुम्हारा मोदी तुम्हें दिखा रहा है, जो जहर तुम्हारे अंदर भर रहा है। तो आज थोड़ा सा तुम्हें तारीख बताता जाऊं। तुम लोगों को 1971 बड़ा याद आता है, तो याद रखो 1971 वाले अभी भी हमारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। आज भी बंगाली तुम्हें गालियां देते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे करीब आ चुके हैं। तो ये तो भाई साफ कहते हैं चपेट पड़ गई है तुम्हारे मुंह पे। और दूसरा 1947 में भाई शायद तुम्हें भूल गया है, कुछ चीजें याद करवा दूं कि हम लोग पूरा मुल्क तुम्हारे अंदर से लेके चले गए थे। तुम कहते हो ना पाकिस्तान तोड़ने की बात, तो तुम्हारा पूरा मुल्क ही हमने तोड़ दिया था 1947 में। और 1948 में उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर आधा लेके हम चले गए। और याद रखो कश्मीर पूरा हमारा है, अभी आधा हमने लेना है। तो अभी सर इतना ही डोज तुम्हारे लिए काफी है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जी। इंडिया ने अब भी जाहिरियत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा था पानी नहीं देंगे, लेकिन काम उल्टा हो गया, उन्होंने पानी छोड़ दिया है। और ये डायरेक्टली अब जो हमला हो रहा है ये कहां होने जा रहा है, और पाकिस्तान को नुकसान किस तरह से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान उसे कैसे काउंटर करेगा, ये पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। स्टोरी थोड़ी सी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव स्टोरी है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं आ रही हैं। थोड़ा आगे चल के डेफिनेटली इसकी वजाहत करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम्हें हो क्या जाता है यार। ये कैमरा स्टार्ट होता है, ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया के ऊपर बम्बार्टमेंट शुरू कर दिया तुमने। ये चौधरी साहब जो हमारा वीलॉग चल रहा है ना, इसके ऊपर ये आरएसएस कम्युनिटी स्पेशली जो है ना, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। वो अन्येवाह कमेंट शुरू कर देते हैं। लगता है तुम्हें ब्लड प्रेशर हो जाएगा यार सारे काम में। मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा, यकीन माने, मैं इनके दिमाग की नसें फाड़ दूंगा, ठीक है। और बस नशे में कह रहा हूँ। अब चले आगे चलते हैं। अब जो लड़ाई इस वक्त चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये लड़ाई अब लंदन के अंदर भी लड़ी जा रही है। और कल पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने इंडियन कम्युनिटी भी इकट्ठी होगी और साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इकट्ठी होगी। और वहाँ पे सबसे पहले इंडियंस आए, इंडियन आके वहाँ पे उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। वहाँ पे पाकिस्तानी सफारतखाने का कमाल देखो, वैसे जो हमारे ना ये बड़े इनोवेटिव है। वहाँ पे पाकिस्तानी सफारतकारों ने फौरी तौर पर वहाँ पे चाय का एक स्टॉल लगा दिया जहाँ पे फ्री टी थी, और साथ अभिनंदन का एक स्केच लगा दिया, जो मूंछों वाला अभिनंदन का स्केच है ना वो। और साथ लिख दिया कि टी इज़ फंटास्टिक। और उसे कहा कि अच्छा, शुरू में जब ना इंडियन आए ना, उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी है, यहाँ पर मुफ्त चाय मिल रही है। उन्होंने जाके चाय पीनी शुरू कर दी, फिर उन्होंने स्केच देखा, फिर वो देखा, फिर वो कप फेंक के वहाँ से चले गए। और पाकिस्तानियों ने वो चाय वहाँ पे कप लेके ना उनको दिखाने शुरू कर दिए, साथ साथ इसके अजीबोगरीब से इशारे करने शुरू कर दिए। वहाँ पे नारेबाजी हो रही थी, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। अच्छा, वहाँ पे जो ज़बरदस्त किस्म के नारे इंडियन भी लगा रहे थे ना, वो पंजाबी थे। अच्छा, वो पंजाबी थे। और ये याद रखो कि पंजाब के अंदर सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं होती, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी है। तो वो ज़ाहिर है जो पंजाबी है ना, इनके घन गरज बहुत ज़्यादा होती है, इनका थोड़ा सा हौसला बुलंद होता है। तो वहाँ पे जो हिंदू पंजाबी है ना, वो ज़्यादा फुदक रहे थे, ज़्यादा आवाज़ें लगा रहे थे। और इस साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग पहली मरतबा इकट्ठे हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो मियां नवाशी के जो फ्लैट्स हैं उनके नीचे खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर नारे लगाते थे, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान होते थे, लड़ते थे, बल्कि पुलिस को भी बाज़ औक़ात फेंटा लगा देते थे, फिर फरार हो जाते थे। तो ये वो सारे लोग हैं जिनकी प्रैक्टिस है पिछले 5, 6, 7 साल की, कि किस तरह नारे लगाने हैं, किस तरह दूसरे लोगों को ज़िच करना है। इनकी आवाज़ें बड़ी खौफनाक हैं और जो हलक है ना इनके अंदर से, वो पूरा लाउड स्पीकर हो चुके हैं। आप देखते हैं जब नारे लग रहे थे मियां नवाज शरीफ के फ्लैट के नीचे, तो बगैर लाउड स्पीकर के कितनी खौफनाक आवाज़ें होती थी इनकी। तो वही आवाज़ें जो हैं इन्होंने कल वहाँ अपने सफारतखाने के सामने खड़े होकर मोदी के खिलाफ लगानी शुरू की। जब लगाई तो दूसरी साइड पर बड़ा सन्नाटा तारी हो जाता था। वहाँ पे ख़वातीन भी थी, इंडियन ख़वातीन भी थी, वो बड़े फोश इशारे कर रही थी। फिर पाकिस्तानी सफारतखाने के जो लोग हैं वो ऊपर बालकनी में खड़े हो जाते थे। एक साहब हैं जो वहाँ पे सफारतखाने में काम करते हैं, इंडियन ने कहा कि ये कर्नल है। उन्होंने खुद ही कह दिया कि कर्नल है, जबकि सफारतकार है यार। और उन्होंने वो आए बालकनी में और उन्होंने चाय का कप उठाया हुआ है। अच्छा, चाय का कप जो है ना, आपको पता है कि इंडिया की बहुत बड़ी छेड़ है। वो ऐसा लगता है कि ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती कर दी है कोई, क्योंकि मेरा ख्याल अभी अंदर बेचारे के साथ उसके साथ ज्यादती होगी, थोड़ी सी बेवकूफ़ी हमाकत कर गया। उसे क्या ज़रूरत थी, चाय की तारीफ़ कर देता पाकिस्तान की। बट ठीक है, आप आए हो, वो कहे जी अच्छी मेहमान नवाजी हुई है, ठीक है। उसकी हमाकत जो है ना, उसने पूरे इंडिया के लिए ना एक बेइज्जती का बायस बना दिया है कि जब भी किसी जगह पे भी कोई इंडियन आपको नजर आए ना, आप सिर्फ एक ना
कप की इस तरह करके ज़रा निशानी सी करके ना बना के ना मुक्का सा कप ऐसे करें, उसके बाद देखें उसका रंग सुर्ख हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो मुग़ल्लज़ात बकरा होगा। तो एक छेड़ बन गई है पूरी कौम के। तो वहाँ पे भी वो जो सफारतकार थे वो बालकनी में खड़े होके, कप उनके हाथ में था, चाय की चुस्की ले रहे थे, ऐसे ऐसे चाय सामने रख रहे थे, और उस पर बहुत ज़्यादा नीचे जो परेशानी थी, इधर से जो पाकिस्तानी थे वो नारे लगा रहे थे, और जो इंडियंस थे वो ज़ाहिर शर्मिंदा थे, वो भी लगे हुए थे। बल्कि खातून ने तो ये करके बनाना शुरू कर दिया, गला काट देंगे, और ऊपर से सफारतकार ने जब ये किया ना, तो वो उसके बाद फिर ज़ाहिर है तो ये बगैर सोते। अब ये पाकिस्तानी जो है ना, ये इंडियन हाई कमीशन की तरफ जा रहे हैं। अब इन्होंने फैसला किया है कि इंडियन हाई कमीशन के सामने खड़े होकर रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे नारेबाजी की जाएगी। तो अब पता नहीं इंडियन हाई कमीशन का क्या बनता है, क्योंकि ये लोग बड़े एक्सपर्ट हैं, हमारे लोग कमाल हैं वैसे इस कामों के, ऐसे कामों के बहुत ही माहिर हैं। तो शायद मेरा ख्याल इन सबको जंग चाहिए, या लड़ने वाली कौम है, और अगर लड़ाई बाहर ना हो रही हो तो आपस में लड़ लेते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। चीज़ है कि जब से जंग की खबर आई है ना, पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ओकेजन आ रहा है, इवेंट आ रहा है, और सब इकट्ठे हुए होंगे कि ऐसी की तैसी तुम आओ तो सही। ये जंगजू है ना, हम सब जंगजू है ना सारे, एक साइड पे जंगजू इकट्ठे हुए हैं ना, जिनका काम ही लड़ना है। और ये ज़हन में रखो कि हमारा DNA लड़ने वाला। तो जब हमें बाहर से कोई दुश्मन मिल जाता है तो हम इकट्ठे होकर उसके साथ लड़ लेते हैं, और जब वो दुश्मन चला जाता है, कोई अमन कायम हो जाता है, तो हमारा DNA तो वहीं कायम रहता है, तो फिर हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। आप देख लो, हर शहर के अंदर लड़ाई हो रही होती है, ख़ानदान के अंदर लड़ाई हो रही होती है, हर दफ्तर के अंदर लड़ाई हो रही होती है, किसी न किसी वजह से, किसी सियासी जमात को लेके, किसी मजहबी जमात को लेके, किसी फ़िरका वाराना जमात को लेके, तो हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। इवन मस्जिदों के अंदर भी मुसलमान लड़ लेते हैं बड़े इत्मीनान के साथ। पहले लड़ेंगे, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे इत्मीनान के साथ, फिर दुआ करेंगे, दुआ करने के बाद फिर लड़ेंगे। तो ये हमारा जो DNA सब सुलह भी कर लेते हैं, सिर्फ लड़ते नहीं। दरम्यान में देखो ना, मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं बड़े इत्मीनान से सब भाई भाई होके, फिर उसके बाद जब नमाज से फारिग होते हैं कहते हैं तेरी ऐसी तैसी। अच्छा चौधरी साहब, इंडियन एक्सपीरियंस होने का छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब ये हाई कमीशन के सामने मुजाहरा हो रहा था, तो वहाँ ये जो कुछ हिंदू कम्युनिटी के कुछ वो तिलक लगा के पहुंचे हुए थे, तो वहाँ एक साहब ने कुछ ऐसी हरकत कर दी, वहाँ की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब वो सारे इंडियंस पीछे पड़े हैं, जिसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया। उसकी पुलिस जो है, जो वहाँ की पुलिस है, वो उसे भाई तुन के ले गई वहाँ से, और ये पीछे चीखते रह गए। प्रॉब्लम क्या है, इन बेचारों को एहतजाज करना भी नहीं आता कि वहां पे करना कैसे, और कर लिया तो भागना कैसे। अच्छा, एक और भी है ना कि वहाँ पे इंडियन जो है ना, एक प्लस पॉइंट भी है। देखो, प्लस पॉइंट है ना, उनका भी आपको एहतराम करना चाहिए। वो इंग्लैंड के अंदर जाके ना काम करते हैं, कोई शक नहीं है, कोई ना किसी काम पे लगे, तो कोई टैक्सी चला रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है। हमारी जो कम्युनिटी है ना, उसमें बहुत सारे लोग वेले होते हैं वो सुबह उठते हैं, कहीं ना कहीं जाके नाश्ता फरमा लेते हैं, उसके बाद किसी न किसी के पास काफ़ी चाय पी लेते हैं, शाम को फिर कोई फूफी का बेटा उनको मिल जाता है, उसके डेरे पे चले जाते हैं। तो हमारे लोगों के पास ना काम नहीं होता, क्योंकि हम काम नहीं करना चाहते। हमारा काम जो ज़बरदस्त यही है कि किसी जगह पंगा हो ना तो वहाँ पहुँच जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा कि अगर आपकी लड़ाई होगी ना, तो आपके बहुत सारे कज़न, बहुत सारे दोस्त जो है ना, बगैर देखे हुए कि इसका कसूर है या उसका कसूर है, वो लाठियाँ लेके चल पड़ेंगे कि हाँ जी लड़ाई होगी साड़ी, चलो टेलीफोन कर देंगे, लड़ाई होगी आ जाओ, तो लोग हाकियाँ खींच के ना वहाँ चले जाएंगे। तो इंग्लैंड के अंदर भी यही हो रहा है, यूरोप के अंदर भी यही हो रहा है, अमेरिका के अंदर भी ये हो रहा है। तो पाकिस्तानी इस काम के माहिर है। तो इंडियंस की ये प्रैक्टिस नहीं है, और सेम इसी तरह इंडियन आर्मी जो है ना, उसकी भी प्रैक्टिस नहीं है लड़ने की। हमारी तो बड़ी प्रैक्टिस है, क्योंकि देखें ना, अगर इंडिया के बॉर्डर के साथ हमारी गड़बड़ हो जाती, ठीक नहीं होता, तो हमारे अंदर दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा है कि हमारी वहाँ पर प्रैक्टिस होती रहती। चौधरी साहब, हमने उस दुश्मन को मारा हुआ है जो नजर नहीं आता, जो पहाड़ों में छुप जाते हैं। इस दफा तो हमें पता है ये बैठे कहाँ हैं, हमें तो पता है ये इंडिया, ये सामने बैठे हैं, तो इनकी तबीयत तो अच्छी खासी साफ होगी। अब देखो ना, दो बड़ी पावर्स थी जो हमारे इलाके में आई, अफगानिस्तान के अंदर रशियन, सोवियत यूनियन। तो पाकिस्तानी फौज ने क्या सलूक किया उनके साथ, बल्कि पाकिस्तान ने क्या सलूक किया, वो सोवियत यूनियन ने तोड़ दिया। इसके बाद फिर अमेरिकन आए, 20-22 साल तो वो यहाँ पे बैठे रहे, और पाकिस्तान जो था वो वाहिद उनकी पनाहगाह थी। इवन जब वो यहाँ से जा भी रहे थे, तो सारे जहाज़ उनके, सारे इक्विपमेंट पाकिस्तान के ज़रिए यहाँ से गए। और इस वक्त भी बहुत सारे अफ़गानी ऐसे हैं जो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, वो इस चक्कर में कि उनको वीज़े जारी किए हुए हैं यूरोप ने या अमेरिका ने, जो उन्होंने अमेरिका जाना है। तो इस वक्त भी हम उनकी मेज़बानी कर रहे हैं इस वक्त, जो यूरोप के या अमेरिका के मेहमान हैं। तो पाकिस्तान इस मामले में बड़ा तगड़ा है। दोस्तों, आप देख लें ना, इंडिया ने और दूसरे मुल्कों ने मिल मिला के हमारे सवात के अंदर जो 2007 में कितनी ज़्यादा दहशतगर्दी थी, बहुत सारा इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल से निकल गया था। लेकिन देख लें, जिस दिन पाकिस्तान ने फैसला किया कि हमने इसको साफ़ करना है, आप देख लो 6 महीने बाद मुकम्मल तौर पर अमन था।
सारी सड़कें खुल चुकी थी, सारे शहर खुल चुके थे, और उसके बाद आज तक वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सका। तो ये पाकिस्तान का कमाल है। अभी देखिएगा, जब हमने ये फैसला किया ना बलूचिस्तान को क्लियर करने का, आप इस साल के आखिर में, मैं कह रहा हूँ 2025 आखिरी है, वहाँ बलूचिस्तान में आपको BLA नज़र ही नहीं आएगी। ये और ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, और TTP भी आप देख लीजिए, बिल्कुल नजर नहीं आएगी। पाकिस्तान का ये कमाल है कि जब ये फैसला करता है तो फिर ये कमाल ही कर देता है। ठीक है, स्टेट फैसला कर चुकी है, स्टेट फैसला ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारा जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पे हमला किया है जी इंडिया ने, और ये मंगला डैम पे हमला हुआ है, लेकिन ये स्टोरी इसके बाद हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको देना जा रहे हैं। एटम बम की हम बात करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की हम बात करते हैं, पाकिस्तान के पास भी है और इंडिया के पास भी है, लेकिन पाकिस्तान को ये एज कहां हासिल है, ये डिटेल हम आपको थोड़ी सी बताएंगे। एक चीज याद रखिएगा, इंडिया ने एक जमाने में कुछ अर्सा पहले कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाई थी। ये जंगी हिकमत अमली होती है कि वो पाकिस्तान को कहां से नुकसान देंगे। उसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर ऐसा को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने एक टैक्टिकल वेपन बनाया। ये टैक्टिकल वेपन अदर देन एटम बॉम्ब है। ये टैक्टिकल वेपन क्या है और पाकिस्तान को एज कहां हासिल है इंडियन बॉम्ब्स के ऊपर, ये डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चॉइस। अब देखो, अगर पाकिस्तान का नक्शा आप देखें तो पाकिस्तान एक लंबा मुल्क है और इसकी थिकनेस कम है और लंबाई ज़्यादा है। आप देखें, कराची से स्टार्ट होता है और उसके बाद चाइना के बॉर्डर तक जाता है, एक लंबी पट्टी है, और जो डेप्थ है वो कम है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर डेप्थ है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़ा मुल्क है ना जी। और यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लें कि उनके नॉर्दर्न बॉर्डर पे, ये जो हमारा पंजाब की तरफ यहाँ पे जंग होती है, तो जो साउथ है, साउथ ऑफ इंडिया तक तो ये जंग पहुँचेगी नहीं, क्योंकि बहुत दूर है वो। उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि इस साइड पर जंग भी है, क्योंकि डेप्थ है उनकी, मतलब बड़ा मुल्क है, इस तरह चकोर है। पाकिस्तान जो एक लंबा सा मुल्क है पट्टी की तरह, और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे जंग हो जाती है तो इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो GT रोड के ऊपर आए और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। यानी जो एक हिस्सा है पाकिस्तान का वो, और जो दूसरा हिस्सा, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन ख़त्म हो जाए। और ये बड़ी हद तक पॉसिबल भी है कि अगर कोई कन्वेंशनल जंग होती है और पाकिस्तान की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, तो इंडिया के जहन में यही है कि हम फौरी तौर पर पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। और जब तोड़ देंगे तो ये वाला हिस्सा जो ना उस हिस्से की मदद नहीं कर सकेगा, वो हिस्सा इस हिस्से की मदद नहीं कर सकेगा, जो ज़ाहिर है इंडिया के अंदर थोड़ा सा उनको एज हासिल है। लेकिन अब वो भी नहीं रहा, क्योंकि बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की अगर सपोर्ट करता है और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के जो सेंटीमेंट इस वक्त हैं वो कायम रहते हैं, यानी वो फिर जो कल तक इनके पास ये सहूलत हासिल थी कि ये एक अपनी डेप्थ क्रिएट करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो ख़त्म हो गई। क्योंकि अब बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर से भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो फिर इंडिया फंस जाएगा। फिर ये दो तरफ से पाकिस्तान घेर लेगा इनको। जो उससे पहले मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान जब था ना, तो इंडिया के पास यही मसला था कि इनकी फ़ौज आधी इस साइड पे आधी उस साइड पे, तो अगर यहाँ पे जंग होती है तो उस साइड से हमें तबाह बर्बाद कर दें। सेम इसी तरह चाइना की पोजीशन है, तो चाइनीज़ जो होते हैं उनके साथ भी सारी इंडिया की बहुत अरसे से जंग चल रही है। तो जब भी पाकिस्तान के साथ गड़बड़ होती है तो उनको ख़तरा ये होता है कि चाइना उस तरफ से प्रेशर न डाल दे। तो वो हमारे पास जो ऑप्शन है ना, जो चाइना के ऑप्शन है एक, वो भी है, साथ साथ बांग्लादेश की भी इस वक्त हमें एज हासिल है, वो चीज़ है। लेकिन ये जो सूरत इस वक्त गिविंग सूरत है वो, उसके अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया को एज हासिल है कि ये हमें दरमियान से तोड़ सकता है, 2 हिस्सों में तकसीम कर सकता है। उसका हल जो है वो टेक्टिकल वेपन्स की शक्ल में पाकिस्तान ने निकाला था, और वो ये था कि जो एटम बम है ना, ये याद रखो जब ये किसी जगह गिरता है तो ये आप समझो अनगाइडेड होता है, इसका जो नुकसान होता है उसको मुहैया नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर ताबकारी होती है, और ताबकारी जो है वो हवा के ज़ोर के ऊपर भी दूर तक चली जाती है, जहाँ तक जाती है वहाँ तक ये असर करती जाती है, तबाही और बर्बादी करती जाती है, बड़े स्केल पे करती है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक शहर के ऊपर बम फेंका तो उस शहर तक ही तबाही रहेगी, बल्कि ये फैलेगी। ये बम जब गिरता है ना ये, तो वो अच्छा, दूसरी बात, पहली बात तो ये कि बम गिरता नहीं है, इस दिन में रखो। एटम बम जो है वो ज़मीन के ऊपर गिर के वहाँ पे गड़ा नहीं बनाता, ये फ़िज़ा के ऊपर फटता है। अच्छा। ये ऊपर से गिरता है और ज़मीन के पास आके फट जाता है। जब फटता है तो इसके अंदर से रेडिएशन निकलती है और हीट इतनी ज़्यादा होती है कि हर चीज़ को पिघला देती है, यानी 3000, 3500, 4000 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। अच्छा। और जब टेम्परेचर चला जाता है तो जितनी ज़िंदा चीज़ें होती सारी मर जाती हैं इमीडिएटली, और उसके बाद जितनी इंस्टॉलेशन होती है नीचे, जितनी इमारतें हैं, जितने पुल हैं, जो ट्रेनें हैं, वो सब मेल्ट हो जाती हैं। तो ये उसका नुकसान होता है। और फिर उसके बाद जो हीट है ना वो तेज़ी से फैलती है ऐसे,
ऐसे, और वो जहाँ जहाँ तक जाती है ना वो तापकारी फैलाती चली जाती है, ज़मीन बंजर हो जाती है, वहाँ से फिर कुछ उगता नहीं है, और जो जानदार वहाँ पे मौजूद होते हैं वो अगर बच जाते हैं तो उनको कैंसर हो जाता है और वो बड़ी एक मिजरेबल लाइफ गुजारते हैं। तो बल्कि ये कहा जाता है कि जो एटम बम के बाद तबाही है, जो लोग जिंदा बच जाते हैं वो मरने वालों से ज़्यादा बदकिस्मत होते हैं, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी उसके बाद सिसकते रहते हैं। तो बड़ा खौफनाक ये एक फिनामना है, और जहाँ जहाँ ये फिनामना देखा गया है वहाँ लोग आज भी कानों को हाथ लगा रहे हैं। जैसे कि जापान है, जापान को जब कोई पता चलता है ना किसी जगह पे एटम बम बन रहा है तो पूरा मुल्क घबरा जाता है कि यार कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो वो एटम बम जो ना उसकी तबाही मैयर नहीं होती, वो फैलती है। तो पाकिस्तान को एज जो हासिल है वो ये है कि हमने एक टैक्टिकल वेपन बनाया, और वो वेपन है 50 किलोमीटर तक के रेडियस पे अफेक्ट करता है। तो पाकिस्तान ने ये फैसला किया हुआ है, पाकिस्तान की ये प्लानिंग है कि जब इंडिया आएगा पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो हम कहेंगे आ जाओ यार, कोई बात नहीं। और जब आएंगे आगे आ जाएंगे और 50-60 किलोमीटर वो पाकिस्तान के रेडियस के अंदर आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एक छोटा एटम बम जिसके अंदर बड़ा माइनर किस्म का वो यूरेनियम है, और उसको वहाँ पे जब गिराया जाएगा तो उसकी जो तबाही है वो सिर्फ 50-60 किलोमीटर कंट्रोल्ड होगा, उसका इफेक्ट दूर तक नहीं जाएगा। तो वहाँ पे अगर इंडियन सोल्जर्स और उनकी तोपें और उनके टैंक्स वहाँ पे मौजूद हैं तो इमीडिएटली सेकंड्स के अंदर वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे और बाकी सारा इलाका महफूज रहेगा, उसका इफेक्ट जो है वो दूर तक नहीं जाएगा। जबकि इंडिया के पास ये फैसिलिटी नहीं है। वो जब एटम बम खुदा न खास्ता इस्तेमाल करते हैं तो पाकिस्तान को तो नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो आधे इंडिया को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि पूरा बॉर्डर है, आप देखें ना कराची से लेके कहाँ तक, चाइना तक, लद्दाख तक, ये बॉर्डर ही बॉर्डर है। तो जब वो इस किस्म की कोई हरकत करेंगे किसी साइड पे भी तो उसका जो इफेक्ट है, और ये देखो हवाएं भी इधर से उधर जा रही हैं इंडिया की तरफ, तो उसकी जो तबाही है वो इंडिया के ऊपर भी पहुंच जाएगी और वहाँ पे भी उतना इक्वली नुकसान होगा, 50% ही तो होगा, 50% उधर नुकसान होगा। तो इंडिया को बड़ा सोच समझ के इस बम को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है प्रॉपरली, क्योंकि हमारे पास टैक्टिकल वेपन है और हमने जहाँ पे ये इस्तेमाल करना है वहाँ पे प्रिसाइजली इस्तेमाल होगा और मैयड किस्म का उसका इफेक्ट होगा। ये नहीं है कि वो दूर तक। दूसरा, मिसाइल्स के अंदर पाकिस्तान के बड़ा बहुत आगे है इंडिया से, और यही वजह है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जिसके अंदर अमेरिका भी है वो हमारे मिसाइलों से बड़ा घबराते हैं। उनको ये है कि यार इनके जो मिसाइल्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा उसकी, इसीलिए आए दिन पाबंदियाँ भी लगती रहती हैं, पाबंदियाँ भी लगते रहते हैं। तो ये इसका चीज़ है, इसीलिए वजह से इंडिया, मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल तक जाएगा कि जहाँ पे उसे महसूस हो कि पाकिस्तान जो है वो बेबस हो जाए और बेबसी में कहेगा आ जाओ फिर, क्योंकि पाकिस्तानियों के बारे में ये भी एक है उनका तस्वर कि ये पागल है, ये फिर देखते नहीं है। तो बात तो ठीक है बस है तो सही है, एक हद तक जो है ना हम बर्दाश्त करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, हमारा डीएनए नहीं है बर्दाश्त करने वाला, एक हद तक ठीक है, उसके बाद नहीं। ठीक है चौधरी साहब, तो चलो आरएसएस आपने सुन लिया, आओगे तो आपको बारबेक्यू करके भेजेंगे यहाँ से। अब चले जी, नेक्स्ट स्टोरी अब हमारी जी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है चौधरी साहब, मेरे ख्याल अभी बात कर लेते हैं मंगला डैम पे, उसके बाद अमेरिका की एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है वो भी हमें डिस्कस करनी है, लेकिन पहले अब आ जाते हैं, मेरे ख्याल ज़्यादा वेट नहीं करवाते, ठीक है, कि मंगला डैम पे जो हमला हुआ है भारत ने वो किस तरह से। अब ये देखो, जो मंगला डैम है ना ये बेसिकली दरिया झेलम पे बना हुआ है, और जो सिंध तास मुआहिदा है उसके मुताबिक झेलम का पानी हमारा है और फिर चनाब का पानी हमारा है, फिर दरिया सिंध का पानी हमारा है, ऐसा ही है ना। तो अब ये जो मंगला डैम था ये बनाया गया था दरिया झेलम के ऊपर, और ये ज़हन में रखें कि जो डैम होते हैं वो ज़ाहिर पानी से भरे होते हैं, पानी से जब भरे होते हैं तो पीछे से जो पानी आता है, जो रेला आता है, उसको कंट्रोल करना होता है, और अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो डैम को नुकसान पहुंचता है। तो इंडिया ने कल इस तरह किया कि उसने उड़ी जो डैम है उसका पानी खोल दिया अचानक, इसीलिए जबकि ये SOPs है दोनों मुल्कों के दरमियान, जो नीचे मुल्क होते हैं ना, जो गहराई के अंदर होते हैं, और जो ऊपर मुल्क होते हैं, वो हमेशा जब भी पानी निकालते हैं या पानी का रेला आ रहा होता है तो नीचे वाले मुल्क को बताते हैं, पहले उनको इंटीमेट किया जाता है कि इधर से पानी का रेला आ रहा है और आप अपना फासी बंद जो है वो बांध लें, जो करना है आपने। तो जब ये रेला आता है ना, इसमें मानसून के अंदर आपने देखा होगा जब पानी छोड़ा जाता है उस साइड से इंडिया की तरफ से, इवन जो रावी दरिया के ऊपर बनाया, ब्यास के ऊपर बनाया, सतलज के अंदर ऊपर भी उन्होंने डैम्स बनाया, तो पाकिस्तान को पहले बताते हैं और पाकिस्तान फिर उसके मुताबिक जो है ना अपने आगे जितने बैराजेस हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके जो गेट्स होते हैं उनको खोलता है ताकि वो कहीं बैराजेस को नुकसान ना पहुँचा दे। कोई पीछे रेला आएगा तो उड़ा देगा ना हर चीज़ को, उसका प्रेशर ही इतना ज़्यादा पानी का होता है कि उसको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होता। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से हमेशा पानी निकाला जाता है। तो जब मानसून के अंदर दरिया झेलम के अंदर भी पानी आता है तो बताया जाता है, और जब बताया जाता है तो पाकिस्तान फौरी तौर पे मंगला डैम के जो स्पिल्स वे हैं उनको खोल देता है, ठीक है, और जब खोल देता है तो वहाँ से पानी निकल जाता है। जब पानी निकलता है तो पीछे से जब पानी आता है तो वो मंगला डैम क्योंकि खाली होता है तो वो उसको संभाल लेता है।
फिर उसके मुताबिक फिर वहाँ से पानी निकालता है। तो इंडिया ने इस तरह किया कि बगैर पाकिस्तान को बताए हुए उड़ी का जो डैम था उसका पानी निकाल दिया कल। जब पानी छोड़ा है तो एकदम पाकिस्तान के अंदर पानी आया, और उसका इंडिया का मकसद ये था कि मंगला डैम के ऊपर प्रेशर आए, और मंगला डैम के ऊपर जब प्रेशर आएगा तो ये टूट जाएगा, पाकिस्तान के अंदर सैलाब जैसी सूरत पैदा हो जाएगी। तो इसको आप एक हमला समझो, क्योंकि ये एक क्राइम है, ये कोई ऐसा नादानस्तगी में कोई फैसला नहीं हुआ या आबी जाहिरियत है। तो ये बेसिकली आबी जंग है, और ये आबी दहशतगर्दी है कि आपने एक मुल्क के ऊपर पानी छोड़ दिया। और ज़ाहिर है हमें फौरी तौर पे इसका पता चल गया। मुजफ्फराबाद के अंदर एमरजेंसी नाफज कर दी गई, सब लोगों को बताया गया कि जो दरिया के साथ साथ रह रहे हैं वो अपने अपने घर और दुकानें वगैरह छोड़ दें। तो वहाँ से लोगों ने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया, बल्कि निकल गए रात ही को। और उसके बाद अब ये रेला जो आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो हमने स्पिल्स वे खोल दिए हैं मंगला डैम के, ताकि पानी जो है वो खाली हो और पीछे से जो पानी आ रहा है उसको संभाला जा सके। अटैक ये मंगला डैम के ऊपर हुआ है प्रॉपर, लेकिन इसको कंट्रोल कर गए। लेकिन हमें एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हमारे तो दरियाई खुश्क थे सारे, और वहाँ पानी आ गए। एक चीज़ आपको और बताऊं, अभी मंगला डैम की बहुत कैपेसिटी बाकी थी, इन्होंने अच्छा है हमारा डैम भर दिया, फ़ायदा हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये भी एक चीज़ ध्यान में रखो कि इनको ख़तरा है कि उड़ी का जो है ना डैम जो है, इस्लामाबाद का जो डैम है उसको पाकिस्तान तबाह कर देगा। ये इंडियन जो मतलब ऑक्युपाइड कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर, इस वजह से भी उन्होंने पानी निकाला है, क्योंकि उनको खतरा है कि अगर ये उसको तबाह कर देते हैं तो वो जो उनका इलाका है उसको डुबो देगा। ठीक तो है। इस वजह से भी इन्होंने किया है कि जी पहले ही खाली करें, ताकि अगर ये डैम तोड़ा जाता है, तबाह होता है, तो हमें नुकसान ना हो। ठीक है नाज़रीन, अगली स्टोरी आपको बताते हैं जी कि इंडिया ये समझ रहा था कि हम एक शॉर्ट टर्म वॉर के लिए या एक छोटे स्केल की वॉर के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनको क्लियर कट बताते जाएं कि पाकिस्तान जो तैयारी कर रहा है वो फुल फ्लेज वॉर की तैयारी कर रहा है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक दफ़ा पंगा लेके तो देखो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको स्टोरी बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब वो पाकिस्तान जो है ना, वो उसके बारे में लोगों का ख्याल ये है कि इकनॉमिकली कमज़ोर है। दूसरा ये है कि इसके पास जो असासे हैं वो सिर्फ 20 दिनों की 22 दिनों की जंग के बराबर हैं, और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो लंबी जंग नहीं लड़ सकेगा। लेकिन ये मेरा ख्याल है पुरानी थ्योरी होगी। उसकी वजह यह है कि अब तो ड्रोन्स ने जंग लड़नी है और मिसाइल्स के साथ जंग लड़ी जानी है। जो कन्वेंशनल जंग है वो तो वक्त ही ख़त्म हो गया है कि आप टैंक लेके जा रहे हैं, जहाज़ लेके जा रहे हैं। बस आपने एक ही बार अपने टैंक्स खड़े करने हैं, अपने ट्रूप्स खड़े करने हैं, ताकि दूसरा जो दुश्मन है वो उससे आगे ना बढ़ सके। बाकी सारा तो मिसाइल्स का खेल है और साथ साथ ड्रोन्स का खेल है। तो पाकिस्तान उस मामले में बहुत आगे है। और जो है सिविल डिफेंस को जो तैयार कर दिया, पूरे मुल्क को कहा तैयार रहो, सिविलियन तैयार हो गए। 25 करोड़ लोग जो है ना, इसका इंडिया के अंदर इतने लोग नहीं होंगे जो जंग के लिए तैयार बैठे हों। यहाँ तो हर वक्त ही लड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो ये आप देखिएगा, ये 25 करोड़ लोग जो हैं वो लड़ने के लिए, तो पाकिस्तान एक बड़ी जंग को प्लान कर रहा है। अब छोटी जंग को नहीं है। वो ये नहीं है कि आप एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा दें, पाकिस्तान खामोश रहे। मेरा ख्याल है ये जो क़यादत है ना, नहीं, ये इस मामले में बड़ी ज़बरदस्त है और ये क्लियर है कि इन्होंने फैसला कर लिया कि कोई ऑप्शन हमारे पास और नहीं है। अब इंडिया को पीछे हटना पड़ेगा। अभी हट जाए तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, और कल को हटता है तो ज़रा नुकसान के साथ हटेगा। लेकिन इसने पीछे हटना ही हटना है और हमारे साथ टेबल पे बैठ के मामलात को तय करना, वरना कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है चलें अब चलते हैं जी आखिरी स्टोरी की तरफ। हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी जी, कि आपको पहले भी बताया था कि बिल क्लिंटन जब इस एरिया में आए थे और उन्होंने पाकिस्तान का विजिट करना था, तो इंडिया ने पूरी कोशिश की थी उन्हें रोकने की। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तब भी किया गया था। सेम इन्होंने काम किया जेडी वेंस के यहाँ पे होते हुए, और इन्होंने पूरी कोशिश की हमदर्दी समेटने की अमेरिका की, लेकिन अमेरिका ने आगे से दिया जी मुंह तोड़। ये हम क्यों कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा कि इंडिया की सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया? डिटेल से स्टोरी बताते हैं। अब देखिए, इंडिया और चाइना का अगर सूरत हाल देखें ना, तो चाइना के साथ अमेरिका के प्रॉब्लम चले आ रहे हैं। तो उस वक्त इसके बाद जो अमेरिकन फैक्ट्रीज़ हैं, जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, उन्होंने इंडिया के ऊपर जाके वहाँ से काम करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि टैक्स कम लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने उसका। तो उस बुनियाद पे इंडिया को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि अमेरिका हमारी मदद करेगा। और जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने उनका ज़्यादा बेहतर इस्तकबाल भी किया था, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद बड़ी उम्मीद थी इंडिया को अमेरिका से कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देगा और बुली करेगा पाकिस्तान को और कहेगा कि इंडिया के सामने लेट जाओ।
लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये सवाल रखा गया कि जी ये वहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो ट्रंप ने कहा कि यार ये पुराना मामला है भाई, 1500 साल से वो आपस में लड़ी जा रहे हैं कश्मीर पे, तो ये आपस में खुद ही सेटल कर लेंगे। तो वहाँ पे बड़ा जो लॉबी है इंडियन, बड़ी कोशिश की उन्होंने कि ट्रंप जो है वो इंडिया की हमायत में बयान दे दे, पाकिस्तान के मुखालफ में बयान दे दे, लेकिन ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा जी बिल्कुल नहीं है, ये आपस का मामला ये खुद ही सेटल कर लेंगे। तो उसने इंडिया को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, जो बहुत बड़ी सफारती हार है इस वक्त इंडिया की। इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अमेरिका इस तरह अपनी आंखें माथे पर रख लेगा, जबकि उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अभी इंडिया से होके गया है, और उनकी बेगम भी उषा जो है वो ज़ाहिर इंडियन है। सबका ख्याल ये था कि जेडी वैंस जो है ना वो नरेंद्र मोदी का भाई है, तो अपने भाई का हाथ पकड़ के कहेगा हम आपके साथ हैं, लेकिन वो वैंस साहब अपना जहाज़ लेके चुप करके निकल गए, और उधर से ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हमसे उम्मीद ना रखो। चौधरी साहब, ये क्या ज्यादती और क्या गलत किया अमेरिका ने इंडिया के साथ? पूरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनका, उनकी सारी मेहनत जाया कर दी, उन्होंने अपने बंदे मारे, सब जाया हो गए। सब ज़ाया हो गए, मुझे लगता है सरदस ज़ाया हो गए। फ़ायदा अगर कोई इंडिया को हो सकता है या पाकिस्तान को, दोनों को ही कहने, वो इंग्लैंड से हो सकता है, सऊदी अरेबिया से हो सकता है, ईरान से हो सकता है, ये तीनों मुल्क एक्टिव है वैसे। ठीक है, ठीक है, चलें नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका वीलॉग देखने का। जाते हुए सिर्फ इतना कहूँगा जी कि मोदी जी जेडी वैंस के बच्चों को खिलाते रह गए, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद उनका साथ नहीं दिया, तो हम RSS के साथ अफसोस करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।